जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अल्फाडू अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और हमने 10th क्लास की बायोलॉजी बुक में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ रिप्रोडक्शन, जो कि ऑलमोस्ट नियर एंडिंग पहुंच गया। और उसमें लास्ट टाइम हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट किया था और उसमें देखा था कि गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis कैसे होती है और फर्टिलाइजेशन क्या होती है और फर्टिलाइजेशन की टाइप्स कौन सी हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो दो टॉपिक्स है ना, वो एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट को एक्सप्लेन करते हुए मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने की कोशिश की है बुक वाले ने। तो 10th क्लास में आपको रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें चार इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो कि हमने पढ़नी है। नंबर वन, एक तो होंगे गोनेट्स। गोनेट्स वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मेल में गोनेट्स हैं दैट आर टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर जो उसके गैमीट्स हैं, स्पर्म्स, वो प्रोड्यूस होते हैं। नंबर टू, एसोसिएटेड डक्ट्स। अब वो जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं टेस्टिस के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, उसको इजैकुलेट करना है स्पर्म्स को, तो वो जो नालियां हैं जिनमें से गुजर के स्पर्म्स जाएंगे बॉडी से बाहर, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड डक्ट्स, यानी साथ मिली हुई नालियां, डक्ट्स। नंबर थ्री, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं उस जेनिटल ऑर्गन को जिसको देख के हमें पता चलेगा, जेनिटल ऑर्गन को बाहर से देख के पता चलेगा कि ये मेल रैबिट है कि फीमेल रैबिट है। और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल का हेल्प करेगा टू इंसर्ट द स्पर्म्स इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, बिकॉज ये जो रैबिट्स हैं दे आर मैमल्स, और मैमल्स में हमने पढ़ा है कि मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी तक इंसर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन होना चाहिए। वो जो ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एंड नंबर फोर लास्ट, दैट इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़े चैप्टर नंबर 12 के अंदर। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह स्टमक में थे जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहे थे, इस तरीके से ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे, जो कि स्पर्म्स की हेल्प करेंगे। सिक्रीशंस में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि स्पर्म्स की हेल्प करेंगी। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और उन सिक्रीशंस का क्या क्या नाम है और उनका क्या काम है, उसको जो है ना वो हम आगे देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं। नंबर वन, दैट इज गोनेट्स। जो मेल रैबिट है उसमें जो गोनेट्स हैं दैट इज टेस्टिस। कितने टेस्टिस होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस कहां पे होते हैं? लोकेटेड इन अ बैग ऑफ स्किन। एक स्किन की बैग में टेस्टिस पैक होते हैं। दैट स्किन, जो बैग है स्किन की, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी, यानी जो टेस्टिस हैं वो अब्डोमेन में नहीं होते। फीमेल्स में जो ओवरीज हैं दे आर लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमेन, से नीचे होता है पेल्विस, दे आर लोकेटेड इनसाइड द पेल्विस। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ मेल्स, मेल्स में टेस्टिस आर नॉट लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, एब्डोमेन में या पेल्विस में नहीं होते, व्हाइल द टेस्टिस आर हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस बॉडी से बाहर निकल के हैंग कर रहे होते हैं इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इन अ सैक लाइक स्किन के अंदर वो कवर्ड होते हैं। उस स्किन को बोलते हैं स्क्रोटम। जो थैली है जिसके अंदर टेस्टिस हैं, वो जो बैग है जिसके अंदर टेस्टिस हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस को बॉडी से बाहर हैंग क्यों किया जा रहा है? इसलिए हैंग किया जा रहा है बॉडी से बाहर बिकॉज टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, जो स्पर्म प्रोडक्शन होनी है, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लो टेम्परेचर चाहिए, 37 से 35, 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो अगर टेस्टिस इनसाइड द बॉडी होते तो उसका टेम्परेचर भी 37 हो जाता और स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए हमने क्या किया, अल्लाह ने क्या किया कि टेस्टिस को बॉडी से बाहर हैंग कर दिया इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, तो गोनेट्स को अगर हम शुरू करें, गोनेट्स कितने हैं? दो टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस हैं जो कि एक बैग ऑफ स्किन में मौजूद है, इसका नाम है स्क्रोटम। जो कि स्क्रोटम और ये टेस्टिस कहां हैंग कर रहे हैं? आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस के अंदर क्या होगा? कल भी मैंने आप लोगों को शो किया था और मैंने बताया था कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारी नालियां ही नालियां, नालियां ही नालियां, नालियां ही नालियां। ये जो टेस्टिस के अंदर नालियां ही नालियां, नालियां ही नालियां, इनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनसाइड टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर देयर इज अ मैस ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स। मैंने तो कॉइल्ड नहीं की, लेकिन मैंने जो इमेज दिखाई थी उसमें देखा था किस तरह कॉइल्ड है। मैं यहाँ पे भी शो करने की कोशिश करूंगा। इमेज में देखें कि कॉइल्ड टेस्टिस के अंदर जो है ना ट्यूब्यूल्स मौजूद है, गुच्छा पड़ा हुआ है सारा ट्यूब्यूल्स का। इन ट्यूब्यूल्स का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही वो सेल्स थे जो कि गैमीट मदर सेल्स थे जिनसे आगे स्पर्म्स बने थे। वो जो पहला सेल था उसका नाम था स्पर्मेटोगोनियम। अब एक तो नहीं होगा, ज्यादा होंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फ्रॉम व्हिच द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स बनेंगे।
ठीक है। तो ये टेस्टिस हैं, गोनेड्स हैं, टेस्टिस पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, टेस्टिस हैंग कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस हैं, इनको अगर हम काट के देखें तो अंदर एक नेटवर्क है क्लोज ट्यूब्यूल्स का, एक मैस है क्वाइल ट्यूब्यूल्स का, जो कि बलदार नालियां हैं, उनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उनके अंदर गमीट मदर सेल्स हैं जिनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आगे मियोसिस और माइटोसिस से क्या करेंगे कि स्पर्म्स बना के देंगे, ठीक है। और दैट्स दिस प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पहले ही देख चुके हैं। सही, अभी जो स्पर्म्स बनाए हैं इनको हमने आगे ट्रांसफर करना है और आगे से बाद बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो कौन कौन सी नालियों से गुजर के जाएंगे स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होने के बाद, वो हम देखने लगे। नालियां, एसोसिएटेड डक्ट्स, कौन कौन सी डक्ट्स हैं। जैसे ही स्पर्म्स यहाँ स्पर्मेटोगोनिया में बनेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया में बनने के बाद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इकट्ठे होके ये सारी की सारी नालियां खुलेंगी एक बड़ी नाली में, जिस बड़ी नाली का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है? जिस तरह किडनी में भी नेफ्रॉन में था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इस नाली का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ये सारी सारी खुल जाएंगी इनटू कलेक्टिंग डक्ट। जब स्पर्म्स मैच्योर होंगे तो दो स्पर्म्स मैच्योर होने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सारे स्पर्म्स आ जाएंगे इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आगे ओपन होगी एक नाली में जो कि क्वाइल्ड होती है। इस ट्यूब का नाम है एपिडिडिमस। क्या नाम है? एपिडिडिमस। ये ट्यूब निकलेगी यहाँ से ऐसे, और ये इस तरह करके टेस्टिस के ऊपर इस तरह करके, इमेज में भी शो करने की कोशिश करूंगा, इस तरह करके होगी। जो इस तरह की क्वाइल्ड नाली है इसका नाम है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस, क्या नाम है इसका? एपिडिडिमस। एपिडिडिमस के बाद मेन डक्ट आएगी। एपिडिडिमस के बाद मेन डक्ट आएगी जो कि स्पर्म्स को लेके जाएगी एंड यूरिथ्रा के पास। ये जो मेन डक्ट है, दिस मेन डक्ट इज कॉल्ड वाज डेफरेंस। इसका नाम है वाज डेफरेंस, या फिर इसका नाम है स्पर्म डक्ट। क्योंकि ये मेन नाली है जो कि आगे स्पर्म्स को लेके जा रही है यूरिथ्रा के पास, इसलिए इस नाली का नाम है वाज डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। क्या नाम है? वाज डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। तो दोबारा से देख लें, जब स्पर्म्स मैच्योर होंगे तो स्पर्म्स मैच्योर होने के बाद जाएंगे इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स, ये वाली कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद आगे जाएंगे इस तरह की क्वाइल ट्यूब्स आएंगी जिसका नाम है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस के बाद आगे जाएंगे एक बड़ी नाली में, मोटी नाली में, जिसका नाम है वाज डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। ठीक है, अब ये तो एक टेस्टिस का मैंने बताया, एक टेस्टिस का मैंने बताया कि एक टेस्टिस में से इस तरह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स निकली, ये से वाज डेफरेंस में कलेक्टिंग डक्ट निकली, कलेक्टिंग डक्ट से एपिडिडिमस निकली, एपिडिडिमस से आगे वाज डेफरेंस निकली। ये क्या है? ये एसोसिएटेड डक्ट्स हैं। इन सबके नाम याद करने और सीक्वेंस याद रखना है कि किसके बाद कौन सी आएगी। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, वो खुलेगी एक कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट आगे खुलेगी एपिडिडिमस में, एपिडिडिमस आगे खुलेगी वाज डेफरेंस में, वाज डेफरेंस का नाम है स्पर्म डक्ट। अब एक टेस्टिस जो स्पर्म डक्ट आ रही है वो भी, और फिर दूसरे टेस्टिस से भी एक स्पर्म डक्ट आ रही होगी वो भी, ये दोनों स्पर्म डक्ट्स आपस में आके खुल जाएंगी और जो ये नाली बनाएंगी, इस नाली का नाम है यूरिथ्रा। क्या नाम है इसका? यूरिथ्रा। जो कि यूरिनरी ब्लैडर भी इसके पास ही ऐसे करके पड़ा होगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास ही ये यूरिथ्रा होगा। तो ये यूरिथ्रा आपको पता है, ये तो इसमें यूरिथ्रा वही है जिससे यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन पास हुआ था। तो इससे जो स्पर्म यहाँ से चले थे टेस्टिस में से, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से एपिडिडिमस में, एपिडिडिमस में से वाज डेफरेंस में, और वाज डेफरेंस से फिर यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर चले जाएंगे। यूरिथ्रा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में होगा, यूरिथ्रा से फिर फीमेल की बॉडी में इंसर्ट हो जाएंगे, यूरिथ्रा से पास हो जाएंगे आउटसाइड द बॉडी। तो यूरिथ्रा से यूरिन भी पास हो रहा है सर, यूरिथ्रा से स्पर्म्स भी पास हो रहे हैं। हाँ जी, दोनों पास हो रहे हैं, यूरिथ्रा से यूरिन भी पास हो रहा है और यूरिथ्रा से स्पर्म्स भी पास हो रहे हैं बॉडी से बाहर। यूरिथ्रा इज अ डुअल डक्ट, ये डुअल डक्ट है, दोनों काम कर रही है, स्पर्म्स भी पास कर रही है और यूरिन भी पास कर रही है। इसलिए इस यूरिथ्रा के अंदर जब ये स्पर्म्स आ जाएंगे तो देखो कलेक्टिंग से एपिडिडिमस से वाज डेफरेंस, वाज डेफरेंस यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, दोनों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्पर्म्स को भी कर रहा है, यूरिन को भी कर रहा है। इसलिए यूरिथ्रा का नाम क्या है? यूरिथ्रा का नाम है यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या नाम है यूरिथ्रा का? यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनो का मतलब हो गया यूरिन, जेनिटल का मतलब हो गया जेनिटल ट्रैक्ट के सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्पर्म्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यूरिन को भी कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया यूरिनोजेनिटल डक्ट। कुछ लोग इसको यूरोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं, वो भी कह सकते हैं, यूरोजेनिटल भी कह सकते हैं, यूरिनोजेनिटल भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि गोनेड्स क्या हैं, टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, बॉडी में बैग ऑफ स्किन में बाहर बॉडी से हैंग कर रहे हैं। टेस्टिस को अगर काट के देखेंगे अंदर मैस ऑफ कॉइल ट्यूब नजर आएंगे जिनका नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया है जो कि स्पर्म्स बनाएंगे मियोसिस से। जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाएंगे वो इससे आके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट से एपिडिडिमस में आ जाएंगे, एपिडिडिमस से वाज डेफरेंस में आ जाएंगे जिसका नाम है स्पर्म डक्ट, और फिर स्पर्म डक्ट से खुल जाएंगे इनटू यूरिथ्रा। दोनों स्पर्म डक्ट्स दोनों टेस्टिस के आगे खुल जाएंगे यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर एक्सपोर्ट आउट हो जाएंगे स्पर्म्स। चूंकि यूरिथ्रा दोनों स्पर्म और एग दोनों स्पर्म्स और यूरिन दोनों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बॉडी से बाहर, इसलिए इस डक्ट का नाम है यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब ये जो स्पर्म्स यहाँ से आ रहे हैं सारी नालियों में से गुजर के, तो क्या ये नालियां खुश्क हैं?
क्या ये नालियां ड्राई हैं कि ट्यूब्यूल्स ड्राई हैं? अगर ये ट्यूब्यूल्स ड्राई होंगे तो स्पर्म स्विम कैसे करके आएंगे? स्पर्म मोटाइल तो हैं लेकिन उनको स्विम करने के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए। अगर ड्राई ट्यूब्यूल्स होंगी तो फिर तो वो स्विम नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने स्विम करना है तो उनको एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, कोई कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं दोगे तो कैसे स्विम करेंगी? तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें भी और होनी चाहिए जो कि इन स्पर्म्स को सेफ ट्रैवल करवाने के लिए टेस्टी से लेकर यूरिथ्रा तक अपना रोल किरदार अदा करें और कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करें जो कि स्पर्म्स की हेल्प कर सकें स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। वो जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स हैं, दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स। और इन पूरे रास्ते में 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आएंगे, वो ये इमेज में आप देख लेंगे कौन कौन सा कहाँ पे मौजूद है ग्लैंड। उन 3 के नाम कौन कौन से ग्लैंड्स हैं वो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। 3 ग्लैंड्स हैं, एक है सेमिनल वेसिकल, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है काउपर्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं, एक का नाम है सेमिनल वेसिकल, एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक का नाम है काउपर्स ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल का क्या काम है? सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है? सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस सिक्रीशंस, ऐसी सिक्रीशंस बना कर दे रहा है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म्स। देखो स्पर्म्स मोटाइल हैं, स्पर्म्स ने स्विम करके जाना है एग के पास, यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकलना है, तो स्पर्म्स को मूव करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। इसका मतलब कोई ऐसा फ्लूइड होना चाहिए जिस फ्लूइड में एनर्जी मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो, जिसको स्पर्म्स के मिडल पीस में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करें और एनर्जी प्रोड्यूस करें और स्पर्म को स्विम करा के लेके जाएं। तो वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी? वो फ्रुक्टोज की फॉर्म में होगी। तो ये फ्रुक्टोज कौन प्रोड्यूस करके देगा? फ्रुक्टोज और इंपॉर्टेंट विटामिन्स और इंपॉर्टेंट जो भी एनर्जी के लिए चीजें चाहिए होंगी वो कौन प्रोड्यूस करके देगा? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर क्या होगा? रिच इन फ्रुक्टोज होगा। फ्रुक्टोज से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी स्पर्म को स्विम करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रुक्टोज को तोड़ेगी और आगे एनर्जी बना के देगी और स्पर्म स्विम करने में उसको हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया? तो दूसरा है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा? इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जो यूरिथ्रा है ना, इसमें से यूरिन भी पास की है, ठीक है, और जो यूरिन है ना इसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है। यूरिन की पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है 6.3 टू 6.5, तो 7 से तो लेस हो गई, तो यूरिन की जो पीएच है वो क्या? स्लाइटली एसिडिक। अब उसी डक्ट में से, यूरिथ्रा में से यूरिन पास हुआ है, उसी में से स्पर्म्स ने पास होना है। तो अब अगर यूरिथ्रा में से यूरिन पास हुआ है तो जो यूरिथ्रा है वो तो एसिडिक हो गई है। अब जब स्पर्म उसमें से पास करेंगे तो वो एसिड तो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा, स्पर्म्स मारे जाएंगे सारे बाहर निकलने से पहले ही। तो हम ये चाहते हैं कि जब स्पर्म्स आए तो स्पर्म अपने साथ ऐसा फ्लूइड लेके आए जो कि आते हुए यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके आगे पास कर जाए। अब वो यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेसिक सिक्रीशंस हैं वो कौन करेगा? वो करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, ऐसा सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, बेसिस होंगी जो कि यूरिन की और यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक हो गया? नंबर 3, काउपर्स ग्लैंड। काउपर पे ऐसे लग रहा है जैसे गाय के ऊपर है ना, लेकिन ये काउपर्स ग्लैंड ये क्या करेगा? प्रोड्यूस सिक्रीशंस दैट लुब्रिकेट द डक्ट्स। अभी जो पूरी डक्ट्स हैं इनमें फ्लूइड प्रोड्यूस करना है, इसलिए ताकि इनमें लुब्रिकेट हो जाएं, स्पर्म्स को और बाकी चीजों को फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े नालियों से गुजरने के लिए, आसानी से स्पर्म्स जो है वो पास आउट होते जाएं इन डक्ट्स में से। इनको लुब्रिकेट करने के लिए क्या किया गया? लुब्रिकेट करने के लिए काउपर्स ग्लैंड ने प्रोड्यूस की ऐसी सिक्रीशंस जिन्होंने डक्ट्स को क्या कर दिया? लुब्रिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्टिस ने स्पर्म्स प्रोड्यूस किए हैं उन स्पर्म्स के साथ साथ इन 3 ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी मौजूद हैं जो कि स्पर्म्स के साथ साथ आ रही हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स की सिक्रीशन है? सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन है जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है स्पर्म्स को, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है जो कि न्यूट्रलाइज कर रही है एसिडिटी को, जिनका काम क्या है, और काउपर्स ग्लैंड हैं जो कि लुब्रिकेट कर रही है डक्ट्स को। इन तीनों की सिक्रीशंस मौजूद हैं। तो सिक्रीशंस इतना ज्यादा फ्लूइड होगा और उस फ्लूइड के अंदर स्पर्म्स होंगे, तो ये जो पूरा फ्लूइड है और जो स्पर्म्स हैं इन टोटल को, इस मटेरियल को जो कि मेल की बॉडी से बाहर निकलेगा यूरिथ्रा से, इस सारे फ्लूइड को मिला के कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। सीमन में क्या है? सीमन में वो फ्लूइड है जो कि ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस किया है और साथ स्पर्म्स हैं। फ्लूइड बहुत ज्यादा है, स्पर्म्स कम है। स्पर्म्स कम का मतलब ये नहीं समझ लेना कि स्पर्म्स वाकई में कम है, स्पर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमन के लिहाज से 90% उसमें फ्लूइड है, 90% लिक्विड है। 90% ये फ्लूइड किसकी सिक्रीशंस है? इन 3 ग्लैंड्स की सिक्रीशंस है, सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट की और काउपर्स ग्लैंड की, और 10% उसमें स्पर्म्स है। ये तो सारे का सारा निकल के आ रहा है मेल की बॉडी से बाहर, जिसमें 10% 90% फ्लूइड है और 10% स्पर्म्स है, इसको बोलते हैं सीमन। तो व्हाट इज सीमन? सीमन इज अ मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स इन अ फ्लूइड।
सीमन contains 90% fluid and 10% sperms. The fluid comes from the glands. Gland के secretions कौन-कौन सी? Seminal vesicle की, which produce secretion provide nutrient for the sperms. Prostate gland utilize the acidity of the fluid, and Cowper's gland produce secretions that lubricate the ducts. तो ये बात है, ये एक important, very important long question है मेल reproductive system of rabbit. इसमें हमने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है साथ में जो ये बनी हुई है बुक के नीचे, और इसको ऐसे ही हेडिंग्स बना के आपने लॉन्ग में लिख देना है कि जी गोनेड्स हैं, ये टेस्टिस, और फिर ये एसोसिएटेड डक्ट्स हैं. ये आपने पाथवे लिख देना है, पाथवे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ये आपने पाथवे लिख देना है. उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया का इतना खास जिक्र नहीं है, और फिर ग्लैंड्स की हेडिंग बना के तीनों की हेडिंग बना देनी है कि ये हैं. ठीक है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीमन, ये डिफाइन सीमन, तो आपने सारा बता देना मैंने बताया, और 3 ग्लैंड्स के नाम लिख देने हैं बस. और अगर आपको आ जाता है इनमें से कोई एक ग्लैंड का काम आ जाता है, या फिर इन दोनों ग्लैंड दो कोई से कह देता है कि तीनों का नाम लिख दो और किसी एक को डिस्क्राइब कर दो, इस तरीके से भी आ सकता है. ठीक है, आपको आ सकता है कि ड्रॉ कर दें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, तो ड्रॉ की भी, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें. और उसके बाद जो है ना वो शॉर्ट में आ सकता है कि पाथवे लिख दें कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स का पाथवे क्या है बॉडी से बाहर जाने के लिए, उसमें आपने ये सबके नाम लिख देने, बता देना कि ये कहाँ से जा रहा है. इसके अलावा कोई भी बात पूछ सकता है, गोनेड्स पूछ सकता है कि टेस्टिस कैसे हैं, कहाँ मौजूद है, लोकेशन क्या है टेस्टिस की. तो ये कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें से आती हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी. कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के नीचे कमेंट्स में पूछ लें. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.